कम्युनिस्ट पार्टी जिसको संक्षिप्त में भाकपा कहा जाता है, उसकी स्थापना 26 दिसंबर सन 1925 को हुई थी। सन 1925 जो कानपुर नगर में इसकी स्थापना हुई। और इसके बाद जो इनकी कार्य प्रणाली है, मीन्स इनको करना क्या है, कैसे ये जो है सत्ता को सीख करेंगे, कैसे जनता के बीच में काम करेंगे का जो है इंटरनेशनल कम्युनिस्ट पार्टी ने सन 1928 में निर्धारण किया। एक घोषणा पत्र बनाया जाता है, कार्य प्रणाली बनाई जाती है कि हमारे जो कार्य गतिविधियां हैं वो किस तरीके से संचालित होंगी। तो 1928 में इंटरनेशनल कम्युनिस्ट जो पार्टी है, कम्युनिस्ट इंटरनेशनल, ठीक है, जिसने कम्युनिस्ट इंटरनेशनल ने इनके जो है कार्य प्रणाली का निर्धारण सन 1928 में किया। ठीक है, मुख्यालय कहाँ है? नई दिल्ली, भारत में। और इनका गठबंधन जो है वो वाम मोर्चा के साथ है। तो वाम मोर्चा में आज के दौर में कम्युनिस्ट पार्टी मार्क्सवादी और ये भाकपा यानी भारतीय कम्युनिस्ट पार्टी दोनों में। इनके कुछ प्रकाशन हैं जो इनके द्वारा चलते हैं, इनकी विचारधारा को पोषित करते हैं, जिनमें आपका न्यूज एज है, न्यूज एज अंग्रेजी समाचार पत्र है, मुक्ति संघर्ष है जो हिंदी में होता है, कालांतर जो बंगाली में है, जनयुगम दैनिक है जो मलयालम में है। मलयालम में क्यों छपता है? क्योंकि जो आपका केरल है, केरल में कौन सी भाषा बोली जाती है? मलयालम, जहां पर कम्युनिस्टों का आज भी बहुत दबदबा है। तो मलयालम में छपती है इनकी जनयुगम दैनिक, ठीक, और जनशक्ति दैनिक छपती है इनकी तमिल में, जो कि तमिलनाडु में वर्चस्व के लिए है। ठीक है, इनकी विद्यार्थी शाखा है ऑल इंडिया स्टूडेंट फेडरेशन, आईसा जिसको हम कहते हैं। IISF ये भी है, आईसा भी इन्हीं की है ना। इनकी युवा शाखा है ऑल इंडिया यूथ फेडरेशन, और इनकी श्रमिक शाखा, जैसे कि इधर भारतीय जनता पार्टी वालों की किसान मोर्चा है, उसी तरह इनकी श्रमिक शाखा भी ऑल इंडिया ट्रेड यूनियन कांग्रेस। श्रमिकों के बीच में भी ये लोग काम करते हैं। जैसे हमने आपको पूरा जब भारतीय जनता पार्टी बता रहे थे तो पूरा बताया था कि 1949 में विद्यार्थी परिषद की जो है वो हुई, तो उनका वो विद्यार्थी विंग है। ऐसे इनका जो एक विद्यार्थी विंग है जिसको हम कहते हैं मतलब AISF, ठीक है, ऑल इंडिया स्टूडेंट फेडरेशन। तो ये AISF ऑल इंडिया स्टूडेंट फेडरेशन, और आईसा भी है। आईसा भी इन्हीं का संगठन है जो काम करता है, जो कि JNU में लगातार जो है चुनाव भी जीत रहा है, बार बार वो चुनाव लड़ करके जीतता है। तो वामपंथियों का गढ़ भी हमने बताया था कि वहीं पर बचा हुआ है एक प्रकार से। ठीक है, पूरा इनका जो गठन अलग अलग तरीके से हुआ। मैंने कहा कि जो मतलब जो पूरा ये इसका गठन होता है 1925 में होता है, 26 दिसंबर, ठीक है। और इसके बाद जो भारत का जब संविधान बनता है तो इनको लगता है कि अब देखिए भाई, जैसे पूरा का पूरा जो इंटरनेशनल कम्युनिटी है कम्युनिस्टों की, वो किस बात पर आधारित थी? हमने मार्क्स को पढ़ा तो मार्क्स की विचारधारा के आसपास ही, या लेनिन या स्टालिन की विचारधारा के आसपास ही तो इन मामलों का जो है वो पूरा संगठन और कार्यप्रणाली घूमेगा। एक विचारधारा आपकी होगी, उसी के आधार पर निर्माण होता है। कम्युनिस्ट पार्टी जो कम्युनिज्म के बारे में बात करे, जो मार्क्स के आइडियाज के बारे में बात करें, तो अब बात में पता चला कि ये जो कम्युनिस्ट पार्टी है ये मार्क्सवादी नहीं है, मार्क्स की विचारे ही अलग है, ये तो लेनिनवादी है, स्टालिनवादी है। ये बोल्शेविक क्रांति 1917 में हुई, इसके बाद यहाँ पे देख लीजिए आप जो है वो स्थापना होती है। तब इनको कह सकते हैं कि बोल्शेविक विचारधारा से प्रभावित थे। क्रांति किसके काल में हुई? तो लेनिन के काल में हुई। ठीक है, तो लेनिन को भी माना जाता है कि उनकी जो विचारधारा है वो अलग है। वहां पे तो क्रांति हुई ही नहीं मार्क्स की विचारधारा को, ऐसा हम नहीं कह रहे हैं। कुछ मार्क्सवादी कह रहे हैं, जो बाद में कम्युनिस्ट पार्टी के जो मार्क्सवादी विचारक हैं, चिंतक हैं, वो इस बात की टिप्पणी कर रहे हैं कि ऐसा है ही नहीं है। जिनमें आपका निकोलस पोलांजा भी है, बाद में वो टिप्पणी करता है इस चीज पर। तो बहुत सारे ऐसे विचारक हैं, हेबरमाश है, ऐसे विचारक हैं जो नौ मार्क्सवादी हुए तो उन्होंने सीधी सीधी बात कही।
इवन एम एन राय ने भी कहा, एम एन राय भी मार्क्सवादी थे भारत में, तो वो भी कहते हैं। मतलब अब इन्होंने इस बात से जो है फिर और इनके देश में परिवर्तन हुआ। तो मार्क्स कहता था कि क्रांति होगी और ये पूंजीवाद खत्म हो जाएगा, लोकतंत्र से हमारा कोई वास्ता ही नहीं है, मतलब हम संसदीय व्यवस्था लाना ही नहीं चाहते हैं। पता चला कि 1950 में भारत का संविधान लागू हो गया, 1947 में आजाद होने के बाद। तो फिर आप एक नए एजेंडे की आपको जरूरत पड़ेगी, है ना। 1955 में इनका अमृतसर में जो है कांग्रेस कॉन्फ्रेंस होता है। पहले तो 1951 में मदुरई में एक सम्मेलन हुआ। 1951 में मदुरई में एक सम्मेलन हुआ जिसमें पहली बार साम्यवादी दल ने एक ऐतिहासिक निर्णय लिया और उन्होंने ये घोषणा की कि वो पहले भारतीय आम चुनाव में भाग लेंगे। ये बहुत बड़ी बात है, पहले भारतीय आम चुनाव में भाग लेंगे। तो भारत में चुनाव होगा और चुनाव में कम्युनिस्ट पार्टी भाग लेगी। पहले तो इनको लोकतंत्र में विश्वास ही नहीं है, लोकतंत्र में तो बिलीव नहीं करते। उनका कहने का मतलब है कि हम क्रांति करेंगे, क्रांति लेकर के आएंगे, परिवर्तन होगा, इस व्यवस्था को तोड़ा जाएगा, नई व्यवस्था को बनाया जाएगा। लेकिन जब चुनाव की घोषणा हुई तो 1951 में मदुरई सम्मेलन में उन्होंने कहा कि हम भी पार्टिसिपेट करेंगे चुनाव में। अगेन 1955 में इनका अमृतसर में एक अधिवेशन हुआ। पार्टी ने एक नए संविधान का निर्माण करते हुए वहां पे क्या कहा कि संसदीय लोकतंत्र में शांतिपूर्ण मार्ग द्वारा हम साम्यवाद की स्थापना करेंगे। ठीक, शांतिपूर्ण मार्ग मींस वी विल नॉट गो फॉर द रेवोल्यूशन, हम क्रांति नहीं करने वाले हैं। तो इसको कहते हैं विचारधारा में परिवर्तन। 2-2 मिनट में आपकी विचारधारा में चेंज आ रहा है, पर किसी की विचारधारा में चेंज आ रहा है। जितनी भी पार्टियां हमें बता रहे हैं आपको कि नहीं, हमने भाजपा की आलोचना में आपसे कहा, भारतीय जनता पार्टी की जब स्थापना होती है, उनकी मौलिक विचारधारा की जब हम आएंगे तो हिंदी को राष्ट्रभाषा बनाएंगे, आज तक नहीं बना पाए। 2 बार चुनाव में जीते, आज तक नहीं बना पाए। तो विचारधारा में परिवर्तन है। इसमें यह है कि मतलब जिस तरीके से माहौल होगा वैसा वेश हम धारण कर लेंगे। तो गोवा में कह रहे हैं कि जो मतलब आप मांस खा सकते हैं गऊ का, गाय का मांस खाना कोई अपराध थोड़े है, गोवा में बीजेपी कह रही है। उत्तर प्रदेश में कह रहे हैं कि नहीं, गाय का मांस कैसे आप खा लेंगे, कैसे आप गाय का मांस खा लेंगे, संभव है ये मतलब आप इस तरह का काम करेंगे। तो हिंदूवादी पार्टी है, हम तो इस चीज का सपोर्ट ही नहीं करते। तो देयर इज अ कंट्राडिक्शन। जैसे ही उनको सत्ता पाना है, मैंने आपको एक बात बताई थी कि राजनीतिक दल की व्याख्या में प्रमुख रूप से किसी भी लोकतंत्र में यह है कि केन प्रकरणेन आपको सत्ता की प्राप्ति करना, ऐसा पॉलिटिकल सोशलाइजेशन कीजिए, राजनीतिक सामाजिकरण इस तरह से जनता का कीजिए अपने पक्ष में। एक तो पहली चीज जागरूकता लाना, जागरूकता अपनी विचारधारा के पक्ष में लाना, ये भी बहुत महत्वपूर्ण है। तो देश का चिंतन तो आप करेंगे ही करेंगे, सत्ता में रहोगे ना तब तो अपनी विचारधारा को आगे बढ़ाओगे। तो पहली विचारधारा तो यही कि सत्ता में कैसे आया जाए, उसको बीजेपी भी समझती है। वहां गोवा में जाकर के कहने लगेंगे कि मांस मत खाइए, गोवा में जाकर के कहने लगेंगे कि गौवध मत कीजिए, स्लॉटर हाउसेस को बंद कर दीजिए, तब तो जीत लिया आप इलेक्शन। क्योंकि वहां मोस्ट जो जनसंख्या है 90% एंड मोर देन 70% तो डेफिनेटली है, वो किसकी है, क्रिश्चियंस की। ठीक है, अब क्रिश्चियंस आप ये कहिए कि मांस न खाएं, तो ये तो मतलब यही हो गया कि आप उससे बिल्ली से कह रहे हैं कि आप दूध की चोरी मत करो, है? ये है जैसे कई बार तो वो टिप्पणियां भी आती है राजनीति, तो बहुत अलग लोग टिप्पणी करते हैं कि अगर आप उससे जो है नैतिकता की परिभाषा बिल्ली से पूछिए तो दूध की चोरी अपने आप में क्या माना जाएगा, नैतिकता, अपराध नहीं है, उसका तो काम ही वो नहीं करेगी चोरी, तो कैसे जीवन चलेगा उसका। बिल्ली के घर कहीं भैंस लगती है। नैतिकता की परिभाषाएं बदलती रहती, वहां पे जाके थोड़े कहेंगे मांस नहीं खाएंगे। क्रिश्चियंस के बीच में तो मांस खाना ही अपने आप में धर्म है, उनके यहाँ तो व्याख्या ही है इसी तरीके की। और मैं तो कहता हूँ कि लोगों को खाना भी चाहिए, मैं तो बिल्कुल इस चीज के विरुद्ध में नहीं हूँ। जिसका जैसा आहार, अपने आहार के अनुसार आप अपना जीवन व्यतीत कीजिए। हम तो नहीं पसंद है तुम नहीं खाएंगे, जिनको पसंद है उन्हें हम क्यों रोकें। और अगर आपने सबको रोक लिया तो समस्या ये है कि भविष्य में हो सकता है कि शाकाहार के अभाव में लोग मरना भी शुरू हो जाए। हमारा ही भोजन तो वो खाएंगे, तो हम उनसे क्यों कहेंगे तुम मांसाहार छोड़ दो, खाइए आप, कम से कम हमारे लिए शाकाहार तो बचा रहेंगे, है ना। तो सबको रोकना भी ठीक नहीं, जो भक्षण कर रहा है उसको भक्षण करने दीजिए। तो इस विचारधारा पर वो चलते, तो इसी तरह इनकी भी विचारधारा धीरे धीरे परिवर्तित। 1955 में इन्होंने कहा
कि हम जो है वो लोकतांत्रिक ढंग से चुनाव लड़ेंगे, साम्यवाद की स्थापना तो करेंगे, लोकतांत्रिक ढंग से करेंगे। 1951 में चुनाव लड़ने की घोषणा कर दीजिए। अब जाहिर सी बात है कि जब ऐसी बातें आप करना शुरू करेंगे तो ये जो उग्रवादी, हर लोगों में एक उग्रवादी दल होता है, एक उग्रवादी होता है सब में, वो तो मानेगा नहीं अपनी बात को। ये आप कहेंगे भैया हम उसी वाली मार्क्सवादी विचारधारा पर चलेंगे जो पुरानी वाली थी, फालतू की ये बात है। आप एक तरफ ये कह रहे हैं कि मतलब जो है हम शांतिपूर्ण ढंग से चुनाव, लोकतंत्र और उसमें भाग लेकर के आएंगे। नहीं, हमारा आपसे मतलब नहीं, तो हम तो मार्क्स के तरीके से करेंगे, हम तो क्रांति लेकर के आएंगे। ठीक है भैया, क्रांति लाओ। तो उग्रवादी लोगों ने सन 1964 में ये जो मार्क्सवादी पार्टी थी, जिसको भारतीय कम्युनिस्ट पार्टी कहा जाता था, भाकपा, उसका विभाजन कर दिया। तो 1964 में CPIM का निर्माण हुआ, कम्युनिस्ट पार्टी ऑफ इंडिया मार्क्सवादी, जिसको कहते हैं मार्क्सवादी कम्युनिस्ट पार्टी। और इसी तरीके से बाद में पश्चिम बंगालों के किसानों के क्रांतिकारी आंदोलन को हल करने के लिए CPIML भी आई, मार्क्सवादी कम्युनिस्ट पार्टी लेनिन। लेनिन साहब भी तो इनके विचारधारा वाले थे। फिर देख लीजिए तो आंदोलनों में बहुत सारे विभाजन हुए हैं। आज तृणमूल कांग्रेस इन्हीं लोगों का तो विभाजन है। छी ममता बनर्जी कर रही है, कौन है वो? तो है वो नंबर 1 की कम्युनिस्ट पार्टी, उनका कम्युनिज्म का ही उनका आइडिया है, वो नंबर 1 की वाम मतलब जो विचारधारा को सपोर्ट करने वाली है वो तृणमूल कांग्रेस, ग्रासरूट डेमोक्रेसी की बात कर रही है, तृणमूल स्तर की कांग्रेस, ग्रासरूट कांग्रेस जिसको हम कह सकते हैं। तो ये पूरा इनका जो है उनका जो वैधानिक चरण है जिससे इनका विकास हुआ है। अब ये है कि शुरुआती दौर में पश्चिम बंगाल में इनका कब्जा, ज्योति बासु लंबे समय तक वहाँ जो है वो चीफ मिनिस्टर है। बंगाल में इनका कब्जा रहा, एक समय तक इनका त्रिपुरा वगैरह में भी कब्जा रहा। तो मतलब इधर नॉर्थ ईस्ट में अच्छा खासा इनका वर्चस्व था, बंगाल में इनका वर्चस्व था, कभी कभी ये उत्तर प्रदेश में भी ठीक ठाक प्रदर्शन कर लेते थे, बिहार में इनका वर्चस्व था ही, बिहार में ठीक ठाक सीटें जीत लेते थे। मतलब कई राज्यों में इनका एक समय मिला जुला प्रभाव पाया जाता। तो बंगाल में तो जबरदस्त प्रभाव था, वाम दलों के अलावा कोई दिखाई ही नहीं देता था। बिहार, उससे सटे हुए जो बिहार के इलाके थे वहां पर, असम में इनका प्रभाव, उधर आपका त्रिपुरा में प्रभाव, मणिपुर में प्रभाव, तो धीरे धीरे सब खत्म। वहां धीरे से कांग्रेस आई और कांग्रेस के बाद अब तो भाजपा लीड कर रही है हर जगह पर। तो इस तरह से इनका धीरे धीरे पतन होना शुरू हो गया। और आज के दौर में जो कम्युनिस्ट पार्टी ऑफ इंडिया बची है या मार्क्सवादी कम्युनिस्ट पार्टी बची है, वो कहाँ पे बची है? आपका केरल। केरल के अलावा इनका वर्चस्व कहीं नहीं पाया जाता। तो वहां पे हर बार ये लीड करते हैं, वहां इकट्ठा है और वहां वो चुनाव जीत लेते हैं, बुरी तरीके से चुनाव जीतते हैं। लेकिन एक उदाहरण हमने आपको दिया कि ये कहिए कि अगर परिवर्तन की लहर देखना चाहते हैं, चैलेंजेस तो आज के दौर में ये भी फेस कर रहे हैं, चुनौतियां हैं इनके सामने। और उन चुनौतियों का एक बड़ा उदाहरण मैंने दिया कि केरल राज्य द्वारा घोषित, मैंने केरल के एक जो है वो स्टेट यूनिवर्सिटी में, राज्य विश्वविद्यालय में अभी अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद ने स्टूडेंट यूनियन का चुनाव जीत लिया, छात्र संघ का चुनाव जीत लिया। तो ये अपने आप में एक बड़ी उपस्थिति दर्ज कराई उन लोगों ने। धीरे धीरे अगर उनकी स्टूडेंट विंग को सपोर्ट मिलना शुरू हुआ है तो कालांतर में हो सकता है कि उनकी विचारधारा आम लोगों के बीच में भी पहुंच जाए, और पहुंचेगी तो फिर सुपड़ा वहां भी साफ हो सकता है। उसका कारण ये है कि कई बार इन जो ये कम्युनिस्ट पार्टियां हैं उनमें मैं एक अगर आलोचना करूं तो वैचारिक अंतर बहुत ढेर सारा पाया जाता है। तो एक तरफ कम्युनिस्ट पार्टी ऑफ इंडिया ये कहती है कि हम देश में शोषण का अंत करेंगे, सबके बीच में समानता लाएंगे, और दूसरे इनका जो पोलित ब्यूरो होता है, जो इनकी टॉप लीडरशिप होती है, वो हमेशा ब्राह्मण रहेगी, ब्राह्मण या भूमिहार, यह आलोचना का विषय है अपने आप में। भैया आप बात कीजिए, आप जेएनयू में कन्हैया कुमार कौन है? ब्राह्मण, भूमिहार। आशुतोष कुमार कौन? भूमिहार, ब्राह्मण। तो लो ये एक दो को अगर आप छोड़ दीजिए तो इनका लंबा चौड़ा इतिहास है। इनके जो बड़े लीडर थे, बनराय साहब जो है वो ब्राह्मण थे, भूमिहार, है ना। तो अब इसकी विचारधारा में ही ब्राह्मणों को आप टॉप लीडरशिप में आपके सीधे सीधे सब ब्राह्मण हैं और ब्राह्मणवाद का दिन भर विरोध करते हैं। मुझे लगता है कि जब आप ब्राह्मणवाद का विरोध कर रहे हैं, ये है क्या एक्चुअली, क्या समझाना चाह रहे हैं? इस साफ मतलब ये कह रहे हैं कि जिनका चिंतन परिवर्तन हो गया उनको लेकर के जा रहे हैं क्या?
ये बड़ी द्वंद्व वाली बात है, ये सब पार्टियों के साथ लगभग है। जैसे अभी हम समाजवादी पार्टी की बात करें, समाजवादी पार्टी तो ब्राह्मणों के विरोध में, मैं तो ब्राह्मणों के विरोध में आई, उनका सबसे बड़ा लीडर जो है जनेश्वर मिश्रा। मुलायम सिंह यादव के गुरु कौन? जनेश्वर मिश्रा। उनका विधानसभा अध्यक्ष कौन? माता प्रसाद पांडे। तो बड़ी अद्भुत व्यवस्था है भैया। आप कह रहे हैं कि हम ब्राह्मणों के विरोध में हैं और ब्राह्मण आपकी हाईएस्ट लीडरशिप। बहुजन समाज पार्टी एक अलग राष्ट्रीय पार्टी है, उसके महासचिव, पार्टी के महासचिव आज भी सतीश चंद्र मिश्रा है। जब उनके चुनाव में वो जीतते हैं, उनकी सरकार बनती है, तो उसमें नकुल दुबे उनके पास सबसे ज्यादा पद, ऊर्जा मंत्री उनके रामवीर उपाध्याय, चिकित्सा मंत्री आपके यहाँ दद्दन मिश्रा, ठीक है, अनंत मिश्रा वो भी चिकित्सा मंत्री, आयुर्वेदिक चिकित्सा मंत्री दद्दन मिश्रा, और जो है आपका क्या नाम है होम्योपैथिक चिकित्सा मंत्री राजेश त्रिपाठी, रंगनाथ मिश्रा शिक्षा मंत्री। तो जो आप जितने आपके जो बड़े पद हैं वो सब किनके पास गए? ब्राह्मणों के पास। लड़ाई किसके खिलाफ है? ब्राह्मणों के खिलाफ। कौन सी वही डेमोक्रेसी है ये? कौन सा ये तुम्हारा आंदोलन है? और आप बात कर रहे हैं 85% की है, तो ब्राह्मण भी इसी 85% में शामिल है। तो ये बड़ी कंट्राडिक्टरी व्यवस्था है। इसको आलोचनात्मक ढंग से अगर आप देखने की कोशिश कीजिए तो आपको पता चलेगा। दूसरा पक्ष आप देख लीजिए, जैसे मायावती जी हैं, दिन भर महिलाओं की और बहुजन के उद्धार की बात करेंगी। कितनी महिलाएं आप बताइए कि जो बहुजन समाज पार्टी में उभर करके सामने? मुझे लगता है कि आप में से कोई बच्चा 4 नाम नहीं बता पाएगा। और पुरुषों की लीडरशिप की बात कीजिए, आप सैकड़ों गिना देंगे। तो मतलब महिलाओं को आगे बढ़ाने में आपकी क्या भूमिका है? जीरो। और बात दिन भर आप महिलाओं की करती। आप तो महिला थी, आपको तो उनको बढ़ावा देना चाहिए था। तो आपने कितने आप मंत्री आपको याद होंगे? मुझे लगता है 2 या 3 थे। तो आपसे ठीक तो बीजेपी वाले हैं, जो नहीं भी बात करें तो कम से कम ला तो रहे हैं ना। अच्छा, कम्युनिस्ट लीडरशिप भी महिलाओं की बात करती है। इसी के साथ हम उधर भी चले आएंगे। तो पढ़ा तो कम्युनिस्ट पार्टी ऑफ इंडिया ही रहे हैं, या वाम दलों के बारे में पढ़ा रहे हैं। कम्युनिस्ट पार्टी दिन भर जो है संसद में उनके अधिक से अधिक प्रतिनिधित्व की बात करती है। कितनी महिलाएं हैं भाई? और ये छोड़िए, आपने तो जेएनयू में भी आपका मान लीजिए स्टूडेंट फेडरेशन बना हुआ है, स्टूडेंट फेडरेशन ऑफ इंडिया जो हम कह रहे हैं ना अभी, ये मतलब ये ISF, ठीक है, उसमें कितने लोग, आप कितनी महिलाओं को आपने चुनाव में खड़ा किया? तो मुझे लग रहा है 0% इनका जो है वो प्रतिनिधित्व है। सब तो पुरुष खड़ा कर दे रहे हैं। तो अब बात कर रहे हैं महिलाओं का शोषण नहीं करते, तुम ही तो शोषण कर रहे हो फिर, और कौन कर रहा है? फिर राजनीतिक प्रतिनिधित्व तुम तो लड़ाओ कम से कम अपनी पार्टी से। कितनी कम्युनिस्ट पार्टी आप जो है उनको महिलाओं को जो प्रतिनिधित्व दे रही है? मुझे लगता है कि 0%। भाई आप एक परसेंटेज के तौर पर प्रतिनिधित्व की भी तो बात कीजिए, तो वो तो हो नहीं रहा है। बस बरखा जैसी पत्रकारों को रख दिए हैं जो रिपोर्टिंग करने के लिए, लिखो आराम से, पक्ष रखते रहिए इन लोगों का। तो ये बड़ी नकारात्मक अवधारणा है। जिनके ऊपर आरोप है कि वो नहीं महिलाओं को प्रतिनिधित्व दे रहे हैं, जिनके ऊपर आरोप है, अब जैसे कांग्रेस ये कहे कि महिलाओं को प्रतिनिधित्व दे रहे हैं, तो ठीक है, कोई उनके यहाँ है तो उनकी तो टॉप लीडरशिप भी महिला है, उससे अदर दिन भी महिलाएं हैं, तमाम महिलाएं, उसमें बहुत बड़ी ऐसी बात नहीं है। यही नहीं, इस बार तो लड़की हूँ लड़ सकती हूँ का नारा भी इन्होंने दिया। हालांकि तो खिलाफ है। ये अपने आप में देख रहे थे कि जब सब देखो जात तो आधा जो बात, वो वाली हाल थी, इसलिए लेकर के आए कि किसी तरीके से लाया जाए, सत्ता में आने की कुछ। तो खैर वो खिलाफ रही। मैंने कहा 1964 में इनमें विभाजन पाया जाता है। अब इनकी जो पृष्ठभूमि है वो देख लीजिए। तो राष्ट्रीय आंदोलन के दौरान इनका जो है विकास होता है। मैंने बताया 1925 में ही ये आ गए थे, साम्यवादी आंदोलन का पार्ट बने, और इनकी विचारधारात्मक समर्थन इनको जिन लोगों से मिला उनमें आपके जो है भगत सिंह भी थे। भगत सिंह भी कम्युनिस्ट जो है विचारधारा को सपोर्ट करते थे, एक गेंद पकड़े। हालांकि मैं ये मानने को तैयार नहीं, तो वंदे मातरम, भारत माता की जय से इनको परहेज है। आज भी ये बहुत सारे लोगों को परहेज है। उनके सामने बोल दो तो वो चिढ़ जाते हैं। कम्युनिस्ट पार्टी के लोग जितने वामपंथी चिढ़ जाते हैं। भारत माता की जय, वंदे मातरम उन्हें पसंद नहीं है। क्यों नहीं पसंद है? कह रहे हैं कि भारत को पिता करो। तो बायोलॉजिकली कोई जो है भूमि पिता नहीं हो सकती है। बनाने का तो कुछ भी कर दीजिए, बीज को संजोने की क्षमता धरती के अंदर होती है। जैसे हम इस धरती को पिता माता कहते हैं, तो उसके अंदर कोई बीज बो दीजिए तो उसे संजो करके बड़ा कर देती है। अगर किसी पिता में ये गुण हो तो आप उनको बताइए। हम तो कहते हैं कि ये जो मैं बोल रहा हूँ उसको आप कट करके भी लगाइएगा, भी यूट्यूब वगैरह पे शॉर्ट्स में लगाइएगा, कि जो वामपंथी कहते हैं उनका बुद्धि का जो है क्षरण हो गया है क्या? ये माँ के पास गुण है कि वो किसी बीज को, बहुत छोटे से बीज को बढ़ा करके बहुत बड़ा कर सकती है। सपोर्टिव जो है वो एनवायरनमेंट प्रदान कर सकता है पिता। तो धरती को तो माता ही कहेंगे ना, उसे पिता कैसे कहेंगे?
इसलिए भारत एक धरती है, उस विशाल धरती को हम माता कहते हैं। बीज के संरक्षण का गुण है उसके अंदर, वो एक पौधे को सींचती है, बड़ा कर देती है अपनी निजी शक्ति से। ये गुण अगर पिता में हो तो आप हमें बताइए। तो जबरदस्ती का किसी शब्द को इधर उधर करने की कोशिश नहीं करनी चाहिए। अब इनको भारत को माता कहने में दिक्कत है, वंदे मातरम इन्हें बोलने में दिक्कत है, तो जिस चीज में तुम्हें दिक्कत, अच्छा ये देखो रशिया पिता है उनके अपने जन्म मतलब जो है उनके राष्ट्रगान में, तो इन्हें दिक्कत नहीं। ये बड़ी समस्या है भारत में, वामदलों को उससे मौलिक समस्या है। तो विचारधारात्मक स्तर पर तर्क के अनुसार अगर चीज आप सोचना शुरू करेंगे तो आपको ये चीजें पता लगेंगी कि ये तो मेंटली मतलब इनकी स्थिति खराब है, मानसिक रूप से आप समझने में नाकाम हो गए हैं कि मैं कहना क्या चाहिए, बोलना क्या चाहिए। ठीक है, इनका सामाजिक आधार क्या है, तो किनसे इनको सपोर्ट मिलता है। तो सामाजिक आधार में वामदलों का जो मुख्य सामाजिक आधार है उसमें मजदूर, किसान, दलित एवं अल्पसंख्यक। तो आज के दौर में अगर हम माने तो इसमें से आप दलित तो बिल्कुल निकाल दीजिए, जीरो हो गया। क्योंकि अभी मैं एक नई पार्टी पढ़ाऊंगा आपको बसपा, तो आपको पता चलेगा कि ये फिर उसी का लीडरशिप अब हो गया है धीरे धीरे दलितों के बीच में, तो उसी का वर्चस्व है। लेकिन आज के दौर में भी मतलब मजदूर तो बहुत हद तक इनसे मतलब जुड़े हुए हैं। उसका कारण ये है कि अलग अलग तौर पर उन्होंने मजदूरों को बना रखा है, लेकिन ये भी छिटक गए। पहले इनका सामाजिक आधार होता था, तो मजदूर भी इनको वोट देने से रहा। किसानों को तो किसान धन बीजेपी वाले बांट रहे हैं, किसान उनके तो हो ही गए। तो अब इनका धीरे धीरे ये सामाजिक आधार छिटक गया, लेकिन बेसिकली जो बेस है इनका तो मजदूर, किसान, दलित और अल्पसंख्यक। हाँ, अल्पसंख्यक इनके आज भी हैं, क्योंकि केरल में अल्पसंख्यकों का वर्चस्व है और वहां पर ये जीतने में सक्षम हो जाते हैं। जब केरल में ही तो नेशनल पार्टी कैसे नहीं, ये कई राज्यों में और भी जीतते हैं। मतलब अभी नेशनल पार्टी का जो टैग होता है वो कैसे मिलता है मैं आपको बताऊंगा ना, तो ये बताऊंगा तो आप ये समझ जाएंगे कि फिर ये नेशनल पार्टी क्यों है। जैसे हमें कहते हैं कि बंगाल में भी ये पूरी तरीके से गए नहीं है। किसी भी पार्टी को जो है वो क्षेत्रीय पार्टी का दर्जा मिलने के लिए या तो कम से कम किसी विधानसभा में आपकी 3 सीटें हों, लोकसभा में अभी ये तो मैं बताऊंगा कि क्षेत्रीय पार्टी का दर्जा लेने के लिए क्या है, राष्ट्रीय पार्टी का दर्जा लेने के लिए क्या है। 4% वोट अगर आप मतलब एक से अधिक राज्यों में पा रहे हैं तो आपको ये माना जाएगा कि आप फिर क्षेत्रीय पार्टी से राष्ट्रीय पार्टी की ओर बढ़ रहे हैं। बसपा भी तो एक ही है, उत्तर प्रदेश में है और इसके अलावा भी है एक दो, मैं पंजाब में जीत लेती है, राजस्थान में जीत लेती है, उत्तराखंड में जीत लेती है, और वो क्या है राष्ट्रीय पार्टी। उसके लिए एक मेरिट है, तो वो मैं मेरिट आपको बताऊंगा। उसकी जो मेरिट है फंडामेंटल, अभी तो इन लोगों को पहले पढ़ लिया जाए, फिर हम उस मेरिट पर आएंगे कि उसकी मेरिट क्या है, किस आधार पर राष्ट्रीय पार्टी का जो है वो तमगा मिलता है किसी को हमारे निर्वाचन आयोग के द्वारा, और किस आधार पर क्षेत्रीय पार्टी का तमगा मिलता है। ठीक है, वो हम जब भी क्षेत्रीय पार्टी पढ़ाएंगे तो आपको बताएंगे कि कोई क्षेत्रीय पार्टी कैसे बनती है, पहले उसका निर्माण, वैचारिक निर्माण, फिर इसके बाद में उसके लिए जो मेरिट निर्धारित की गई है वो, फिर राष्ट्रीय पार्टी पहले बता करके फिर उस और पढ़ेंगे कि राष्ट्रीय पार्टी के तमगा मिलने के लिए क्या होता है मेरिट। इनको पहले पढ़ लीजिए, है ना। तो ये जो है इनका एक विचार है। अब आइडियोलॉजिकली हमें कहते हैं कि इनकी जो विचारधारा है, जिसमें विचारधारा में किस चीज का ये सपोर्ट करते हैं, वैचारिक रूप से किस चीज का सपोर्ट इनको मिला हुआ है, तो ये चाहते हैं कि भाजपा और उसके सहयोगी दलों को पराजित करना। पहला इनका जो फंडामेंटल ऑब्जेक्टिव है, और इसी ऑब्जेक्टिव से इन्होंने सन 1989 में मुंह मोड़ दिया। 1989 में जब राष्ट्रीय मोर्चा की सरकार बनी तो बाहर से उसे वामपंथियों को सपोर्ट मिला, तो काहे का भाजपा और उसके सहयोगी दलों को हराना, नहीं हरा पाए तो सपोर्ट में आ गए कि अब तो हमको कांग्रेस के, भाई तुम यार ये डिसाइड करो कि किधर जाना है ना। तो अब ये है कि इधर भी बोलिए उधर भी बोलिए, मुंह में राम कह कुछ और रहे कर कुछ और रहे। तो ये एक अपने आप में बड़ी बात है। दूसरी इनकी विचारधारा है कि एक जो आपका यूनियन है, संघ है, उसमें एक पंथ निरपेक्ष सरकार का गठन करना। संघ माने यूनियन, भारत का जो केंद्र सरकार है उसमें पंथ निरपेक्ष सरकार का गठन हो। कौन सी पंथ निरपेक्ष, ये वही जाने, ये उनकी व्याख्या उन्हीं के पास होगी, वो कैसी उनकी पंथ निरपेक्षता है। तीसरा है कि अमेरिका की साम्राज्यवादी नीतियों का विरोध। तो अभी कह रहे भारत में तो ये संभव नहीं है, क्योंकि भारत में अगर आप एक देश का विरोध करना शुरू करेंगे, हमारी इंटरनेशनल पॉलिटिक्स भी है, तो अब तो आपका पंथ निरपेक्ष सरकार बन चुकी और आप अमेरिका का विरोध कर चुके, हो गया तुम्हारा वाला। ये है, लेकिन इनके बीच में ओपन मार्केट इकोनॉमी के विरोधी है ये। हाँ, अमेरिका उसका सपोर्टर है।
गुटनिरपेक्ष नीति का समर्थन, गुटनिरपेक्ष विदेश नीति का समर्थन, तो जो आज के दौर में इररिलेवेंट है मेरे विचार में, मतलब बहुत हद तक रिलेवेंट है, उसका एक समावेश होना चाहिए, गुटनिरपेक्षता और गुट सापेक्षता का समर्थन होना चाहिए थोड़ा बहुत, मुझे लग रहा है कि सम्मिश्रण होना चाहिए, एक तरफ गुटों के साथ भी रहिए और दूर भी रहिए, राजनीतिक तौर पर दूर रहिए, आर्थिक तौर पर उनके नजदीक रहिए आप, नहीं तो आपके जो फायदे मिलने हैं या जो मार्केट से आपका एसोसिएशन है खत्म हो जाएगा, पता चले कि आप आर्थिक सहयोग भी नहीं ले पा रहे हैं घंटा। किसी का आप राजनीतिक सपोर्ट मत कीजिए, सैनिक सपोर्ट मत कीजिए, लेकिन आर्थिक तौर पर तो एक दूसरे से रिलेशन रखिए। तो मुझे लगता है कि ये रिलेवेंट है इस मामले में। नहीं, अमेरिका की नीतियों का विरोध तो मुझे लगता, अच्छा साम्राज्यवादी नीतियों का विरोध, नहीं ये कहते साम्राज्यवादी नीतियों का विरोध, और ये अमेरिका की हर नीति के विरोध में खड़े हैं, ये बड़ी समस्या है। भारत में अमेरिकी सैन्य सहयोग का विरोध, भारत में अगर अमेरिकी सैन्य सहयोग होगा तो उसका ये विरोध करेंगे, लेकिन अगर ताज्जुब की बात यह है कि चाइना भारत पर आक्रमण करेगा तो ये विरोध नहीं करेंगे, क्योंकि चाइना वाले तो कम्युनिस्ट ही हैं, वो हमको मार करके गिरा दे ठीक है, लेकिन अमेरिकी सहयोग मत लीजिए आप सैन्य मामले में। तो किसका सहयोग ले? रूस चीन का सपोर्ट करे उसके ये विरोधी नहीं है, लेकिन अमेरिका भारत का सपोर्ट करे तो उसके ये विरोधी हैं। दो साम्यवादी देश अगर चाहे तो इकट्ठा हो जाए, उससे हमारे यहाँ कम्युनिस्टों को कोई दिक्कत नहीं है, तो ये साथ में आलोचना भी चलती रहनी चाहिए। रसिया तो चाइना का सपोर्ट कालांतर से करता रहा, और चाइना का समर्थन अमेरिका ने भी किया, नहीं लिखा हुआ है इंटरनेशनल, ये तो बात हो गई, ये तो इंटरनेशनल मुद्दा हो गया। तो इसमें आप कभी कहिए इस बात में, जिंदगी में नहीं कहेंगे, इसकी आलोचना भी नहीं करेंगे, इनमें से कोई नहीं बोलता है, तो कहीं गलमहिया खेलते हैं चीन वालों के साथ में। इनको भारत की अमेरिका से दोस्ती में दिक्कत है, ये तो क्वाड का भी ये विरोध कर ही रहे हैं सब, तो ये किसी भी चीज का विरोध करते रहे। खैर छोड़िए, भूमि सुधार का समर्थन, लैंड रिफॉर्म, चलिए किसी भी बात पे तो कम से कम साथ में है ही। 1951 में जिस पे काम किया गया कांग्रेस के द्वारा, और इसके काफी सपोर्टिव एलिमेंट है, जिसे आर्टिकल 9 में भारतीय संविधान के जो आर्टिकल नहीं है, अनुसूची शेड्यूल 9 में इसको डाला गया था, मतलब जो अनुसूची 9 में भूमि सुधार को डाला गया, और इसलिए उसको चैलेंज भी नहीं कर सकते आप जा करके जो है कोर्ट में। खैर 2007 में एक परिवर्तन के तहत उच्चतम न्यायालय ने ये कहा है कि जहां वो जरूरी समझेगा तो उच्चतम न्यायालय उसमें हस्तक्षेप कर सकता है, जो अनुसूची 9 है उसमें भी हस्तक्षेप कर सकता है ना। तो दूसरी बात, अगला श्रमिकों के कल्याण का समर्थन, ये करते हैं, ये इनकी विचारधारा का अंग है। महिलाओं के संसद में आरक्षण का समर्थन, महिलाओं को संसद में आरक्षण मिलना चाहिए, मतलब ज्यादा से ज्यादा महिलाएं यहाँ पहुंचे, इस चीज का समर्थन करते हैं। किसी क्षेत्र का विकास हो, इसका समर्थन करते हैं। जम्मू कश्मीर में 370 को बनाए रखा जाए, इसका भी ये सपोर्ट करते हैं। खैर अब तो घंटा ही इनके पास बचा है, बजाते रहे उसको, खत्म 370 गया, ये सपोर्टिव थे इस चीज को लेकर के, और यही सबसे ज्यादा चिल्लाए भी हैं। कहो तो कश्मीर में जब 370 हटा तो कोई एक पोस्ट, अगर एक आर्टिकल इनके पक्ष में, कहीं काम वामपंथी कहां से इस चीज को करें, तो जेएनयू से तो कोई एक आर्टिकल भी उस संदर्भ में नहीं आया। हाँ, कुछ लोग जो वहां पे उस विचारधारा को सपोर्ट करने वाले नहीं, उन्होंने भले लिखा हो, नहीं तो ये तो बिल्कुल इनसे हो ही नहीं सकता, असंभव है। इनको तो राष्ट्र से ही दिक्कत है, राष्ट्र शब्द से ही दिक्कत है एक्चुअली, जबकि मैं तो ये चाहता हूँ कि राष्ट्र को इस संदर्भ में परिभाषित कीजिए। भूमि का टुकड़ा तो हो ही, वहां की जनता के साथ भी एसोसिएट किया जाए। कश्मीर के लोग भी तो हमारे हैं ना जी। मैं तो ये कहता हूँ कि कश्मीर के लोग हमारे हैं, भूमि उनकी है नहीं वो अलग बात है, वो लोग हमारे हैं, तो उनको कैसे छोड़ दे। भारतीय जनता पार्टी क्या विचारधारा हो मैं नहीं जानता, मेरी विचारधारा जो है, एक व्यक्ति के तौर पर आप क्या सोचते हैं कि क्या कश्मीर के लोग हमारे नहीं हैं? तुम ये कहते हो कि कश्मीर के लोग तुम्हारे हैं, वो लोग जिनके घर तुम्हारे आतंकियों ने उजारे हैं वो लोग तुम्हारे हैं, अगर हैं तो उनके घर क्यों उजाड़ रहे हैं? भारत राज्य जो है, संघ जो है, वो उनको क्या दे, जैसे पाकिस्तानी कह रहे हैं कि हमारे लोग हैं कश्मीरी, और आतंकी भेज भेज करके उन्हीं का खून बहा रहे हैं। हम तो उन्हें अपनी सेना में शामिल करते हैं, हम तो उन्हें अपने जो है एडमिनिस्ट्रेटिव ऑफिसर बना रहे हैं, आईएएस की नौकरी, पीसीएस की नौकरी दे रहे हैं। तुम उनकी कब्रगाह खोद रहे हो, रोज उनके यहाँ संसानी जो है वो निकलते हैं। अब उसमें सिर्फ जिहाद के नाम पर, इस्लाम के नाम पर इस चीज को बढ़ावा देना, पाकिस्तान का जो एजेंडा है उसी को वामपंथी सपोर्ट कर रहे हैं। क्या ये ठीक है? सेना पर पत्थरबाजी कभी रिलेवेंट हो सकता है?
अब मेरे विचार में ये ठीक नहीं है, तो 370 का हटाए जाने का ये विरोध करते थे। खैर इनके पास कुछ बचा है नहीं, तो इनकी क्रांति की रणनीति में भी धीरे धीरे परिवर्तन हो गया। मैंने ये कहा, ये था वाम दलों के बारे में विचार कि आज के दौर में दो ही जगह पे बचे हैं। केंद्र सरकार में इनका जो प्रारंभ में मैं आपको बताऊं कि केंद्रीय जो वो गठन था, इनका विस्तार देख लीजिए। मैंने कहा अभी हम शुरू में बताए भी थे हालांकि, लेकिन इसको नोट कर लीजिए। प्रारंभ में बंगाल में थे, त्रिपुरा में थे, केरल में थे, और यहाँ पे इनके प्रभावी इनका खूब जो है वो प्रभाव में इनकी काफी वृद्धि हुई। त्रिपुरा, केरल और जो है कहाँ बंगाल में के प्रभाव में काफी वृद्धि होने के कारण अन्य भागों में तो इनका प्रभाव नगण्य था क्योंकि कांग्रेस का शासन प्रभावी था, लेकिन ये जो है मतलब वहां पर काफी ये मजबूत स्थिति में थे। वर्ष 1989 के पश्चात भारत में गठबंधन सरकारों का दौर जब से शुरू हुआ, तब से संघ शासन में जो है वामपंथी दलों की भूमिका की वृद्धि हुई। जैसे राष्ट्रीय मोर्चा मतलब हुआ है, ठीक है, तो उसमें ये सहबाल की ये बाहर से इन्होंने सपोर्ट, मैंने कहा ना कि सपोर्ट किया था इन्होंने। 1989 के बाद गठबंधन दलों में होता है कि आपके पास 10 सीट है या 50 है, तो आप सपोर्टिव एनवायरनमेंट हो ही जाएंगे। एक अगर मान लीजिए एक राष्ट्रीय पार्टी या ये मान लीजिए कि एक दलीय व्यवस्था पाई जा रही है, एक ही दल जब कांग्रेस जब तक जीतता रहा एक तरफ मेजॉरिटी गवर्नमेंट में, तब तक तो स्थिति कुछ नहीं थी, मतलब आप जीते भी तो कोई बहुत मतलब नहीं है। या एक तरफ जब 1966-67 में कांग्रेस का विभाजन हो जाता है, द्विविभाजन हो जाता है, एक तरफ वो मोरारजी देसाई जो सिंडिकेट्स थे वो लेकर के अलग हो जाते हैं और कहते हैं कि मैं तो इंदिरा का सपोर्ट नहीं करूंगा। वो ऐसे में वाम दलों के सपोर्ट की या वाम विचारधारा की सपोर्ट की जरूरत इंदिरा को पड़ी, तो तब इनका कुछ रिलेवेंस बढ़ा और इसलिए भी जो है जेएनयू की स्थापना हुई 1970 में। इतिहास को भी तोड़ा मरोड़ा गया उस तरीके से, लेकिन जिसमें नाम नेहरू जी का मिल रहा है और पूरा जो है विचारधारा वामपंथियों की आ रही है। नेहरू जी तो कभी उस तरीके से वामपंथी नहीं थे जिस तरीके से इनकी विचारधारा है ना। ये अपने आप में एक बड़ी बात है कि मतलब 1989 के बाद इनकी भूमिका में वृद्धि होती है। अब धीरे धीरे भी इनकी स्थिति खराब हो गई है। 1989 के राष्ट्रीय मोर्चे की सरकार को जो है वामपंथियों ने बाहर से सपोर्ट भी दिया। 1990 के पश्चात सन 2004 के लोकसभा चुनाव में वामपंथियों को अब तक की सबसे बड़ी सफलता मिलती है। जब 2004 में जो है जाकर के मतलब वो इनकी सरकार बनती है यूपीए की, ठीक है, यूनाइटेड प्रोग्रेसिव अलायंस, तो उसमें जो है इनका सपोर्ट भी रहता है, सपोर्ट करते हैं उसका। 2009 के लोकसभा चुनाव में वामपंथियों की अप्रत्याशित पराजय हुई, 9 में बुरी तरीके से ये हार गए, ठीक है। तो ये इनका कुल मिलाकर के इतिहास रहा। ये वामपंथियों के बारे में हमने पढ़ लिया कि जो वाम दल है भारत में राष्ट्रीय पार्टी के रूप में, इनमें दो है, कम्युनिस्ट पार्टी ऑफ इंडिया है जिसमें भारतीय कम्युनिस्ट पार्टी है। इन दोनों की स्थिति दलों की क्या है, अगले जब उसमें मिलेंगे तो हम थोड़ा सा बसपा के बारे में पढ़ाएंगे आपको। बसपा भी एक जो है वो है, और एक एनसीपी तो उसका कोई मतलब नहीं है, कब बना ये बता देंगे आपको। जो शरद पवार की पार्टी है, सुप्रिया सुले भी जिसकी सांसद है और काफी एक्टिव सांसद रहती है, तो थोड़ा सा उनका महाराष्ट्र में वर्चस्व अधिक है, बाकी वो कोई बहुत बड़ी भूमिका में नहीं है। उनके बारे में थोड़ा सा पढ़ा करके फिर राष्ट्रीय जो पार्टी है उनके कुछ लक्षण बता करके फिर हम क्षेत्रीय पार्टी की ओर मूव करेंगे। तो कुछ क्षेत्रीय पार्टियों के बारे में पढ़ करके फिर इस चैप्टर को खत्म, ठीक है। ये था।